हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बाबू वो है जीवद्रव्य, यानी कि उसको कहते हैं हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। और यह एक कोशिका का मुख्य भाग होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th की बायोलॉजी अध्याय संख्या 5 यानी कि चैप्टर संख्या 5 है और इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाबू मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं और इस चैप्टर का मैं 5 भाग बना चुका हूं, ये 6वां भाग बना रहा हूं। और पांचों भाग का जो लिंक है उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं बाबू जीवद्रव्य। बाबू थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जीवद्रव्य कोशिका का वह भाग होता है जिससे कोशिका जीवद्रव्य के बिना बिल्कुल अधूरा रहता है। यानी कि कोशिका जीवद्रव्य ही ऐसा कोशिका का भाग होता है जो संपूर्ण कोशिका की क्रियाओं को संपन्न और संपादित करता है। ये चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं जीवद्रव्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। बाबू इसको समझना बिल्कुल आसान है यदि आप केयरफुली रहिएगा तो, ठीक है ना। जो मैं बात बता रहा हूं वो चीज को केयरफुली सुनना होगा आपको और ध्यान देना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये प्रोटोप्लाज्म, अब आप सोच रहे हैं कि सर बार बार प्रोटोप्लाज्म की चर्चा कर रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सामान्य कोशिका है, आप तो सभी जानते हैं कि सेल क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें, पार्ट संख्या 6 को देखें। ये मैं पार्ट संख्या 6 बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये है एक सामान्य कोशिका, ठीक है ना। और इसमें जितने पदार्थ पाए जाते हैं, जितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं या अंग पाए जाते हैं, उसको हम सामूहिक रूप से कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको? जीवद्रव्य कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जीवद्रव्य क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके हम कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कैरेक्टर क्या होता है बाबू कि सभी कोशिकाओं में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह सभी सजीव कोशिकाओं में एक ऐसा अर्ध तरल पदार्थ है और जलीनुमा द्रव्य है जो या जिसको हम जीवन का आधारभूत कहते हैं। यानी कि जीवन का आधारभूत किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को। आधारभूत इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका जो है इसी पर डिपेंड रहता है, यानी कि कोशिका का संपूर्ण भाग यही बनाता है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जीवद्रव्य को सबसे पहले किसने देखा, किस वैज्ञानिक ने देखा। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है सजीव कोशिका में, प्रोटोप्लाज्म को सजीव कोशिका में एक कार्टी नामक वैज्ञानिक, कार्टी नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था सबसे पहले। लेकिन इसका खोज किसने किया? इन्होंने तो देखकर छोड़ दिया, लेकिन खोज किसने किया बाबू? तो मैं आपको बता दूं कि इसका खोज सबसे पहले डू जार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने? डू जार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। चलिए ठीक है कि इसका खोज कर दिया। अरे भाई, लेकिन जीवद्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म का नाम बाबू सबसे पहले सन 1840 में, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सन 1840 में, 40 ईस्वी में, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं उनका नाम, यानी कि पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। किसने किया था बाबू? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 ईस्वी में इसका नाम दिया। क्या बात है, ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं बाबू।
देखिए इसको कहा जाता है जीवन का जो है आधार, यानी कि भौतिक आधार कहा जाता है। अरे भाई, जीवन का भौतिक आधार जो है हम नहीं कह रहे हैं, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेक्सले। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बहुत ही ज्यादा इसके बारे में चर्चा किया और स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि कोशिका सामान्य रूप से खुद नहीं चल सकता है, बल्कि इसमें उपस्थित प्रोटोप्लाज्म से ही ये चल सकता है या अपनी गुणता को या कैरेक्टर को दर्शा सकता है। इसलिए हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कह दिया। अब जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा? क्योंकि कोशिका जो है जीवन का, हमारे जीवन का एक इकाई होता है, बुनियाद होता है, जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना, फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे बाबू कि हेक्सले ने तो कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, लेकिन क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि हमको जीने के लिए अनेक तत्व और पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर को बनाने के लिए या हमारे शरीर में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं उसको संपन्न या संपादित करने के लिए या चलाने के लिए कुछ तत्वों और कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोटोप्लाज्म में वह कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व है जिससे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, यानी कि वो बना होता है। तो बाबू मैं बता दूं आपको कि ये जो है जल, ध्यान दीजिएगा, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके साथ साथ अकार्बनिक कुछ लवण होते हैं, कुछ लवण होते हैं। उसके बाद आता है कुछ अम्ल, जिसको हम न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अम्ल यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण और न्यूक्लिक अम्ल, ये सारा जो है जीवद्रव्य का निर्माण करता है। यानी कि कहा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज से मिलकर के बना होता है, तो हम यही जवाब देंगे कि ये जो है जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण और कुछ जो है न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। चलिए ठीक है, अब बाबू मैं आपको बताता हूं कि प्रोटोप्लाज्म के कौन कौन से भाग मिल करके, यानी कि कोशिका में कौन कौन से भाग मिल करके और जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं, यानी कि जीवद्रव्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सुचारू रूप से अध्ययन या स्टडी करने के लिए हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन सा होता है यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखिए बाबू, मैं जीवद्रव्य को 2 भागों में बांट देता हूं। देखिए पहला भाग जो आता है बाबू, पहला भाग जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और दूसरा जो भाग आता है इसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान भाषा में कि ये कोशिका का 2 भाग होता है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। आइए मैं आपको कोशिका में दिखाता हूं कि ये कौन कौन सा भाग होता है। देखिए ये है कोशिका सेल, एक सामान्य सेल है, और इसमें बता दूं कि इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं।
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। और ये जो भाग बचता है बाबू, ये कोशिका का काय या बॉडी कहलाता है। चलिए ठीक है, काय या बॉडी, इसको काय भी सैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, सैक या बॉडी, ठीक है ना, इसको हिंदी में काय कह दीजिए। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देख लीजिए कि इस काय में जो भी भाग पाया जा रहा है, इसके कोशिका जो भाग बॉडी दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी भाग पाया जाता है, जो भी पदार्थ पाया जाता है या ऑर्गन्स पाए जाते हैं या कोई अंग पाया जाता है, जितना इसमें मटेरियल्स पाया जा रहा है एक सामूहिक रूप से, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसको छोड़ने के बाद देखिए, इसको छोड़ करके इस संपूर्ण भाग को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य वह भाग होता है जो केंद्रक को छोड़कर जितने भाग में जितनी ऑर्गन्स या मटेरियल्स या निसल्स कण पाए जाते हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है बाबू, उसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। यानी कि केंद्रक में पाए जाने वाला पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और यहाँ पे कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिल करके और जीव द्रव्य का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया कि जीव द्रव्य दो भागों से बना हुआ, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य इस भाग को कहते हैं और केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उसको कहते हैं। ये दोनों भाग को मिला करके हम बना देते हैं जीव द्रव्य। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाबू मैं आपको बता दूं कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत बाबू अनेक कोशिकांग आते हैं। कोशिकांग का मतलब कि कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं, जैसे वैक्यूल, रसधानी कहिए, इसके माइटोकॉन्ड्रिया, लयनकाय, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे जो है इसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें रासायनिक व भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक और भौतिक क्रियाएं संपन्न होने का मतलब यह है कि इसमें अनेक तत्वों के यौगिक से या अणु से अनेक नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है और कोशिका ही निर्माण कराता है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे शरीर में ये पदार्थ की कमी हुई है और ये पदार्थ बढ़ा है या बना है और इसकी आवश्यकता भी है। तो इतनी क्रियाएं इसमें संपन्न हो जाती है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, यानी कि केंद्रक द्रव्य का निर्माण किन किन पदार्थों से या किन किन अंगों से होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि जब भी आप इसको कोशिका को जब देखेंगे तो इसमें से आपको केंद्रक को जब हम देखेंगे तो केंद्रक में दो ही स्पष्ट भाग दिखाई देगा आपको। पहला भाग दिखाई देगा इसमें गुणसूत्र, जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। और जो बाबू दूसरा भाग दिखाई देगा वो दिखाई देगा केंद्रिका, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। देख लीजिए, न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी कि जब हम केंद्रक को अध्ययन करने के लिए जब जाएंगे या उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको यही चीज दिखाई देगा, केवल दो भाग, गुणसूत्र और केंद्रिका। अरे भाई तो ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि जो गुणसूत्र है वो इसके अंदर, अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, इसको बड़ा बना देता हूं समझने के लिए। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको समझने के लिए। ये है केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक कला, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देगा क्या, केंद्रिका, कुछ इस तरह से अर्धचंद्राकार होता है, ठीक है ना। और इसके साइड से पूरा जो है जालीनुमा संरचना इसमें फैला होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम, ठीक है ना। इसको क्रोमोजोम थ्रेड्स बोलते हैं। जब तक क्रोमोजोम का निर्माण नहीं होता है तब तक हम इसको कोशिका के अंदर क्या नाम देते हैं, तो क्रोमैटिन धागा यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड्स नाम देते हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं बाबू,
क्रोमैटिन थ्रेड्स, यानी कि धागा, क्रोमैटिन धागा कहते हैं क्योंकि ये धागे नुमा होता ही है। चलिए ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो दो ही भाग दिखाई देगा, पहला क्रोमैटिन थ्रेड्स यानी कि गुणसूत्र और दूसरा केंद्रिका। बाबू केंद्रिका देखिए, ये जो है इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, ये बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है केंद्रक में उपस्थित अम्लीयता के अविरंजक के प्रति अविरंजकता को दर्शाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर पाए जाने वाले सभी द्रव्य मुख्य रूप से, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी केंद्रक के अंदर पदार्थ पाया जाता है वो थोड़ा अम्लीय होता है, इसलिए इसमें कुछ मात्रा में जो है डीएनए पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो बाबू केंद्रिका होता है ना, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कराया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू, सिंथेसिस कौन कराता है? तो यहां पे डीएनए कराता है। भाई यहां पे डीएनए उपस्थित होता है और आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए ठीक है। और गुणसूत्र जो होता है ना बाबू, इसको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण का बेस, यानी कि आधार। ये अनेक पदार्थों से बना होता है, अनेक तत्वों से बना होता है। कौन कौन सा तत्व? जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अदर प्रोटीनों से ये मिलकर के बना होता है। इसके साथ साथ इस केंद्रक में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं और इसी पदार्थ को, सामूहिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों को या सबस्ट्रेट को हम केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। यानी कि गुणसूत्र और केंद्रक ये दो भाग मिल करके और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए बाबू हम इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका मेन कार्य क्या होता है बाबू जीव द्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का, कि यह कोशिकांगों के बीच जो पदार्थ होते हैं ना उसका आदान प्रदान कराता है। जैसे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, इस कोशिका के अंदर अनेक जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना, लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है ना, वैक्यूल पाया जाता है जैसे पादप कोशिका में। तो इन सभी कोशिकांगों के बीच पदार्थों का क्या कराता है? आदान प्रदान कराता है। इसको देता है, इसको ये देता है, इसको ये देता है, इसको जरूरत होता तो ये देता है। इसी तरह से आदान प्रदान कराने का कार्य जो है कौन करता है बाबू? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म करता है। चलिए ठीक है, अगर हम इसके दूसरे कार्य के बारे में बात करें तो कहा जाएगा कि यह जैविक अणुओं के संग्रह में उपयोगी होता है। अब जैविक अणु क्या होते हैं बाबू? तो जीवित कोशिका में जिस पदार्थों की या जिस तत्वों की या जिस सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है उसको संग्रह करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैविक अणु वह अणु है जिसको जीवों की जरूरत होती है, उसको हम जैविक अणु कह देते हैं। ठीक है ना? चलिए ठीक है कि इसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। तीसरा है कि यह उपापचयी की तरह कार्य करता है। उपापचय का मतलब कि इसके अंतर्गत अनेक श्वसन और अंतः श्वसन होते रहते हैं। यानी कि हम इस कोशिका के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं, संपन्न की जाती हैं या नियंत्रित या नियंत्रण किए जाते हैं, सारे क्रियाएं इसी पर डिपेंड रहती हैं या इसी में होता है, इसी के अंदर होता है। तो हम कहते हैं यही कराता है, तो हम कहते हैं कि हमारे कोशिका के अंदर क्रियाएं शुरू हो रही हैं या संपन्न हो रही हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो बाबू आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जीव द्रव्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कैसा आपको समझ में आया या नहीं आया। और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो बाबू
और भी आपके जो साथी हैं पढ़ने वाले क्लास 9th की बायोलॉजी, तो उनके पास इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।